welcome artist Vinay Sharma ji from Rajasthan, who did his diploma in painting from Rajasthan School of Arts, Jaipur in 1986, studied in Liverpool University, England as an exchange student, and also completed his postgraduate diploma in graphics from MS University, Baroda in 1990. He has to his credit many one-man shows, including shows at Hope Street Art Gallery, Liverpool, England, Exhibition Hall, Faculty of Fine Arts in MS University, Baroda, Jawahar Kala Kendra in Jaipur, and various National Lalit Kala Academy in New Delhi, Gallery of Contemporary Art, Poland, and many more. And he has also worked and exhibited in several important exhibitions, including the exhibition of Prince at Miami University in US and many others to name. We are really happy to have him for our session, second day at the Cartist Festival. Welcome, Mr. Vinay Sharma. Thank you very much. Welcome, sir. Welcome to Cartist Festival, and it's always a pleasure to have you. आपके पीछे जो पुराना सामान है जो मेरे को भी इंटरेस्ट करता है और हमेशा अच्छा लगता है आपके स्टूडियो में, तो हमने कहा सर के स्टूडियो को देश भर में दिखाया जाए और लोगों को जोड़ा जाए और ऑटोमोबाइल और कार्टिस्ट के जानकारों को आपके बारे की और आपकी जर्नी के बारे में कुछ और बताया जाए. ओवर टू यू सर. जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कार्टिस्ट और खासकर आपको और ऑटोमोबाइल पूरी टीम को, आपकी टीम को, कि कला को आपने ऑटोमोबाइल के साथ जोड़कर पूरे विश्व में आर्टिस्ट और ऑटोमोबाइल इन दोनों का एक सामंजस्य बिठाया. तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कला जगत की ओर से, कलाकारों की ओर से. बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी. रही बात मेरी कला जर्नी की, एक जब आप बच्चे होते हो हर चीज से आपकी एक जिज्ञासा होती है और बाल जिज्ञासा ऐसी होती है जो स्थायी रहती है. जो बचपन में आपने देखा होता है वो आपके साथ हमेशा चलता है और वो ही आपकी मेमोरी में स्थायी होता है. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. छोटा बच्चा था, ननिहाल में रहा. लालसोट मेरा गांव, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर कस्बा ननिहाल, एक छोटा सा गांव. पर उस समय की बात है जब बच्चे ननिहाल को बहुत प्रीफर किया करते थे. जब भी छुट्टियां होती थी और लगता था कि चलो ननिहाल चले, नानी के यहाँ चले. एक अजीब सा माहौल था, वातावरण था उस समय. और मैं भी आज सभी बच्चे सफर करते हैं नानी के दुलार को, प्यार को ना. इस जो ये युग आ गया है, ऐसा युग आ गया है, कंप्यूटर का युग आ गया, तो हम सभी मिस करते हैं उस चीज को. तो नाना जी चूंकि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो एक परिपाटी थी, जन्म पत्रियां, ज्योतिष का सारा ज्ञान देना, लोगों को बताना, ये सारा परिवार की एक परिपाटी थी. नाना जी ज्योतिषी थे. बचपन में ननिहाल में रहता था तो जन्म पत्रियां बनाया करते थे और जन्म पत्रियां उस समय की बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी. उनमें रंग भरते थे और बहुत लंबे स्क्रॉल हुआ करते थे ना, करीब 10 मीटर 20 मीटर के स्क्रॉल होते थे बड़े बड़े, और उनमें पूरा जीवन, गणित, कैलकुलेशन सारी सब कुछ हुआ करती थी. तो उसको बड़े रोचक तरीके से रंग भर के उसको बनाया करते थे. तो वहीं से एक कला के प्रति जो मेरी रुचि थी वो डेवलप हुई. रंग फूलों से बनाया करते थे, केसू के फूल लाते थे, हल्दी को घोटते थे, हरा भाटा लेके आते थे, उससे वो हरा रंग बनाते थे. मतलब अजीब तरीके से नेचुरल कलर वो बनाते थे. और उनसे रुई के फुए से, ब्रश की जगह रुई का फुआ होता था, उसको उसमें लगा के तुलिका में, और फिर उससे वो रंग भरते थे. तो वो सारी चीजें मेरी स्मृति में शुरू से ही, बचपन से ही बस गई थी. तो वो सारे रंग मेरे में भर गए थे. फिर दूसरा, शिक्षा प्रणाली उस समय ये नहीं हुआ करती थी प्रेप, यूकेजी और एलकेजी. पंडित जी के यहाँ जाना होता था आपको पढ़ने के लिए. एक पंडित जी होते थे गांव में, और पंडित जी आपको ए बी क ख ज्ञान जो भी थे ना, अक्षर ज्ञान, वो वहां से मिलता था. और उस अक्षर ज्ञान को लेने की विधि भी एक अलग थी. पट्टी पर काली एक पट्टी, लकड़ी की पट्टी होती थी, उसको काजल से हम तैयार करते थे घिस के. बच्चे, मतलब आप एक बच्चे को देखो, बच्चे ये सारी चीजें करता है. काजल से उस तख्ती को तैयार करते थे और खड़िया से उसके ऊपर कलम से, जो फड़े की कलम होती थी, उस कलम से उसमें लिखा करते थे क ख ग.
तो वहां से हमारी रेखाएं डेवलप हुई। तो ननिहाल से तो रंग आए, और रेखाएं मैंने लाल सोट में पंडित जी के यहाँ सीखी। तो ऐसे कर कर एक कला का सामंजस्य बैठा। और दृश्य वो तो कमाल के थे। लाल सोट से और संवासा की यात्रा, करीब 11 किलोमीटर की यात्रा, कोई साधन नहीं, पैदल जाना होता था। उन पगडंडियों के बीच में दोनों तरफ हरी हरी लहलहाती फसल, नाले, अंदर कभी नीचे एक औंधा नाला जिसको हम बोलते थे, बहुत गहराई में जाते थे, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिखता था, ऐसा लगता था कि ऊपर कुछ संसार है ही नहीं। उसमें से निकलकर फिर रोशनी आती ऊपर, फिर खेतों के बीच में होके जाते। और खास बात तो ये थी उस समय की कि गांव रेगिस्तान जैसा, रेत के टीले थे, और रेत के टीलों में से पानी बहता था। आपको आश्चर्य होगा, मतलब अब मुझे उस जगह को जब मैं देखता हूँ तो मैं इतना भावुक हो जाता हूँ कि रोना सा आता है। क्या जमाना था, पानी ऊपर सतह पर बह रहा हो, हम उसमें से खोदते, 1 फुट आधा फुट पे पानी नितर के आ जाता, उसको पीते और हम आगे चल देते। ऐसे हमारी यात्रा हुआ करती थी। तो वो सारे संस्मरण उस बच्चे में, जब मैं बच्चा था, मेरे मन में इतने भर गए थे कि वो कला के रूप में फिर निकलने लगे। पहली दूसरी लालसोट में की, फिर उसके बाद में जयपुर आया। तो ये एक बचपन की एक लंबी कहानी है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई कि बचपन में जब आप अपने दादाजी की जन्म कुंडलियों को देख के उनसे प्रेरणा लेके आपने अपनी कला को आगे बढ़ाया, और जी जी उन चीज़ों को स्मरण करते हुए आपने इस जर्नी को आगे बढ़ाया। जैसे कि जी हम आपके पास आते रहते हैं, आपके स्टूडियो में आते रहते हैं, जयपुर में हमारे को ये मौका मिलता रहता है। तो जैसे हम आपके पीछे देख रहे हैं, बहुत सारे ये रेडियो का एक लंबा चौड़ा कलेक्शन आपके पास है। जी तो ये जी जी इसके बारे में हमारे को थोड़ा-सा आप विस्तार से बताएँगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। बचपन में मैं खलियानों में सोता था। ननिहाल में खलियान खेत होते थे, खलियानों में सोते थे। और बहुत दूर दराज कहीं कुछ बजने की आवाज आती थी कि जैसे कोई आदमी गाना गा रहा हो। मुझे पता नहीं था कि कोई मशीन भी ऐसे गीत गा सकती है या कुछ हो सकता था ना। तो मेरी क्यूरियोसिटी हुआ करती थी, मैं पूछा करता था कि कौन गा रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। फिर पता लगता है कि उस समय गांव में से बहुत लोग जाते थे इधर उधर कमाने के लिए, वो रेडियो लेके, जैसे बम्बई कोई गया वहां से वो रेडियो ले आया और वो गाँव में बजाता था। तो उसकी आवाज वो आती थी, तो मैं, एक जिज्ञासा थी, मैं पूछता था, तो मुझे पता लगा कि ये रेडियो है। तो रेडियो से मैं मेरा आकर्षण बढ़ा। उस समय रेडियो खरीदना बहुत मुश्किल काम होता था, मतलब आप बिल्कुल, कल्पना ही नहीं कर सकते, मैं समझ सकता कल्पना ही हूँ। नहीं कर हाँ सकते। जी, पर जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ, लाल सोट में जब आया, पान की दुकानों पे बसते थे और लोग बाग इकट्ठे होते थे, समाचार सुनते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल का रहा हूँगा। 72 के जब युद्ध हुआ था, ब्लैकआउट हुआ करते थे पूरे उसमें, और रेडियो के ऊपर ही सब लोग आश्रित रहते थे। कितने बजे क्या होगा, सब लाइटें बंद हो जाती थी। हालांकि गांव में लाइट थी नहीं, लेकिन फिर भी एक ब्लैकआउट का उस समय एक अजीब सा माहौल था, सब रेडियो बिल्कुल से सही सुनाई बात देता था। है। तो रेडियो से मेरा आकर्षण बढ़ा। तो और वहाँ से या 80s में फिर मैंने रेडियो इकट्ठे शुरू करना। इकट्ठे क्या, मतलब जहां से भी, कहीं से भी मिल जाते। पहला रेडियो जैसे मौसी जी के यहाँ से आया मेरे पास, क्या बात है। मौसा जी के पास था, वहां से पहला रेडियो। मैं समझता हूँ कोई 74-75 की बात रही होगी। हाँ जी। जब वहां से आया, फिर उसके बाद में बस एक एक करते होते गए, और ऐसे होते होते करीब 250 रेडियो अभी मेरे बहुत स्टूडियो में, पुराने बहुत ही वॉल वाले। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही हमने तो कई बार आके आपके स्टूडियो में ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन हम जी चाहेंगे जी कि आज आपके स्टूडियो की जर्नी हमारे लोग और हमारे बिल्कुल साथ में जो जुड़े हुए बिल्कुल मित्र हैं, बिल्कुल वो लोग भी देख पाएँ कि आपके ये भव्य बिल्कुल मैं कलेक्शन, और एक आर्टिस्ट अपने सोच को, अपने विचार को कैसे अलग तरह से प्रस्तुत करता है, उसकी एक प्रदर्शनी हम बहस आप लोगों के साथ देखना चाहेंगे। जी, मैं एक छोटा सा मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा स्टूडियो अतीत राग, बिल्कुल अतीत सर। राग इस स्टूडियो का नाम है। अतीत गुनगुनाता है, अतीत गाता है मेरे इस स्टूडियो में। ये सारी चीजें मुझे जीवंत लगती हैं, मुझे ऐसा लगती है कि जैसे मेरे साथ संवाद करती है। रोज मैं यहाँ आता हूँ और रोज मुझे कुछ नई नई घटनाएं ये बताती हैं। तो इनसे मेरा ऐसा जुड़ाव हो गया जैसे सजीव एक आदमी से होता है ना, आपस में एक इंसान से होता है। इस तरह का जुड़ाव इन चीजों से मेरा हो गया है। तो मैं इनसे अब दूर नहीं रह सकता। लॉकडाउन लगा, मुझे पता ही नहीं लगा 2 महीने कैसे क्या होता है। इन चीजों के साथ बातें करते करते, इनके किस्से सुनते सुनते ही पूरा ये टाइम मेरा निकल गया। बहुत ही तो अच्छी बात आपने बताई कि लॉकडाउन के वक़्त पे आपका जो समय निकला, वो इन पुरानी चीज़ों के संग्रहालय को वापस से देखते हुए और उसको आगे बढ़ाते संवाद हुए। करते हुए, इनसे संवाद तो करते हुए,
तो विनय जी, एक जिज्ञासा इस बारे में जागृत हो रही है कि जी, ये जो कलेक्शन आपका ये जो धीरे-धीरे बढ़ा, इसको कलेक्शन जी। को बनाने में आपको कितने समय, कितने साल, कितने वर्ष लग गए, जो आज आपने ये संग्रहालय बना के रख रखा है? जब मैं स्कूल ऑफ आर्ट्स में था, उस समय से ही इन चीज़ों ये के प्रति कौन मेरी से सन की रुचि बात हो थी। रही होगी? ये सन मैं समझता हूँ 82-83 की। आप लोगों का ये पता नहीं बहुत जन्म भी हुआ होगा कि नहीं नहीं। साहब, मेरे जन्म नहीं हुआ था इसमें, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो उस समय से ये जिज्ञासा, ये एक प्रवृत्ति क्या, इन चीज़ों के प्रति मेरा एक सम्मान था। मेरा ये बिल्कुल, मानना है कि बिना अतीत को याद किए, बिना अतीत को आप स्मरण किए, आप अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी आपको बात बोली। सुनहरा भविष्य बनाना है तो आपको अतीत की ओर जाना होगा। किन परिस्थितियों में हम पैदा हुए, किन परिस्थितियों को हमने जिया, और आगे हम उसको ध्यान कर आगे कैसे हम अच्छा भविष्य हमारा बना सकते हैं या बच्चों का बना सकते हैं। तो मेरा हमा ये मकसद है। जी, हमारा ये पूरा जो फेस्टिवल है इस साल का, जैसे कि आपको तो पता जी, ही है कि ये सारा ही सस्टेनेबिलिटी और हमारे भविष्य को आगे हम कैसे सुजल बना सकें, उसी पर एकीकृत है। उसी के कारण से आज हम आपके साथ ये जानना भी चाहते हैं कि हमारे को पुरानी चीज़ों के साथ में रह के आगे कैसे जी, अपने जीवन को अच्छा बनाएँ, हमारे भविष्य को अच्छा बनाएँ और लोग कैसे पुरानी चीज़ों के साथ में रखते हुए संग्रहालय ही ना करते हुए उसका इस्तेमाल वापस कैसे लें, ना कि बिल्कुल। कंज़्यूमर मार्केट की तरफ बढ़ें। क्योंकि जी, आज का जो नीड है वो कंज्यूमर मार्केट नहीं है, लेकिन पुरानी चीज़ों से ही अपना संसाधनों को प्राप्त करें। जी, जी, हिमांशु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूँ। हाँ जी, उदाहरण क्या, मैं एक आपको, मेरी राय भी है, मैं चाहता भी हूँ। मैं ऑटोमोबाइल की बात करता हूँ, बहुत ही ऑटोमोबाइल बढ़िया। की बात करता हूँ। आपकी कारें, हाँ जी, पुरानी कारों को आप सँभाल के रखते हो और उनसे लगाव आपका एक नई कार से ज़्यादा है। वो क्यों है? वो इसलिए कि उसकी खूबसूरती है। आप जब एक चलता-फिरता स्कल्पचर, मूर्ति शिल्प की तरह लगते थे वो। आज की कारें देखो क्या सपाट हो गई हैं। बिल्कुल। किसी भी चीज़ में कहीं कोई रिदम नहीं, कहीं कोई लय नहीं। उन कारों की आप लय देखो, उनके हॉर्न देखो, उनकी आप लाइटें देखो, उनके गेट देखो, उनके स्टीयरिंग देखो, इंटीरियर देखो आप। हर चीज़ में एक रोचकता हुआ करती थी। वो मूर्ति शिल्प, दौड़ता हुआ मूर्ति शिल्प लगता था। तो उसमें जैसे हम सौंदर्य था, उसमें सौंदर्य था। बिल्कुल मैं सही अभी बात। भी सबको राय देता हूँ, मैं इन कंपनियों को भी राय देता हूँ, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक आप ऐसी कारें बनाएँ जो लगे कि कोई मूर्ति शिल्प सड़क पे दौड़ रहा है। जब बिल्कुल, एस्थेटिक सेंस लोगों में डेवलप होगा, जब सौंदर्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, तो उनका जीवन रोचक हो जाएगा, उनका जीवन भी बहुत रुचिकर हो जाएगा। बहुत ही तो अच्छा इसलिए मैं पॉइंट कहता और हूँ। बहुत ही अच्छा वैलिड पॉइंट आपने बोला कि लोगों में जागरूकता पैदा करने की बहुत आवश्यकता है। ना अ, केवल समाज में एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, जैसे कि आप इतने सालों से अपने जीवन अपने इस आर्ट के प्रति दिया है और इसको बढ़ावा के जी, लिए दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इसको जागरूक करने के लिए लोगों को एक ज्ञान बढ़े आर्ट के प्रति और सम्मान बढ़ेगा आर्ट के प्रति, कि एक आर्टिस्ट जी, एक अपनी कला के कारण से ही उसको एक अपना परिवार चलाता है, अपना रोज़गार चलाता है, अपना घर चलाता है। तो जी। इसके लिए सोसाइटी में क्या चेंजेस हमारे को लाने की ज़रूरत है? हिमांशु जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें बहुत बड़ा रोल ऑटोमोबाइल सेक्टर अदा कर सकता है। आपका ये जो सेक्टर है ना, ये बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। हज़ारों गाड़ियाँ घूमती है सड़कों पर, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग देखते हैं रोज़ उन गाड़ियों को। एक अगर उन गाड़ियों में हम कहीं भी एक पार्ट भी उसका ऐसा बना दें, जो लोगों में कोई जिज्ञासा पैदा करे, लोगों में ज्ञान दे। इतना बड़ा सपाट सरफेस होता है, कैनवास है, एक कार पूरा कैनवास मान लो आप। आपने कोशिश भी की कारों को पेंट करने की, इस तरह का काफी आपने प्रयास भी किया है, मैंने देखा भी है। अगर कंपनियां भी कुछ इस तरह की चीज सोचें, कार में कोई भी एक भाग ऐसा कर दे जो आर्टिस्टिक हो, उसको दुनिया देखे। जब कार खड़ी रहती है तो 20 आदमी उसको देखते हैं। बहुत ही कोई भी एक अच्छी कोई बात है। भी ऐसा हिस्सा बना दें एक कार का, चाहे बोनट ही हो, कोई भी चीज ऐसी हो जिसमें थोड़ा सा आर्ट का संपुट डाल दें, थोड़ा सा आर्ट का पुट उसमें डाल दें, फिर देखो उस कार की वैल्यू भी और लोगों में भी उसके प्रति जिज्ञासा। बहुत ही अच्छा अब वैलिड आप आपने देखते हैं ना, बोला। कई बार आप छत दूसरे रंग की कर देते हैं, ऐसा दूसरा कर देते हैं, फिर लोग बाग उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे तो ये कार दो। तो ऐसे ही अगर आर्ट को भी इसके साथ जोड़ दे ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो जनता में बहुत बड़ी क्रांति ऑटोमोबाइल कला के थ्रू ला सकता है।
तो ये मेरा एक सुझाव है। हमारा प्रयास रहेगा कि ये बात आगे तक हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स सारे जो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, और हम लोग कोशिश कार्टिस्ट की तरह यही रहती है कि हम कैसे जी ऑटोमोबाइल और आर्ट को साथ में लेके एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ बढ़े। जी तो जी हम जी अब जी। आपसे निवेदन करेंगे कि हम आपका हाँ जो नहीं जिस तो जिस बातें जिसलिए हम बातें तो आए ऐसी हैं जिसलिए हम आए हैं आपके स्टूडियो को विजिट नहीं करने के नहीं लिए, वो हम आपके साथ में नहीं नहीं, पूरी बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल बार देखना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल। ये मेरा स्टूडियो, ये मेरा इंस्टॉलेशन है। बेसिकली लोग बाग मुझे पेपरमैन के नाम से जानते हैं। मैं पुराने पन्नों को की ड्रेस बनाकर, पुराने करीब 150-200 साल पुराने ये कागज हैं, इनकी ड्रेस बनाकर मैं दुनिया के सामने, लोगों के सामने चलता हूँ, हमारे सुनहरे अतीत को बचाने का संदेश देने के लिए कि हमारा अतीत कितना सुनहरा था, उसे हमें संजो के रखना है, बचा के रखना है। हर चीज में कला थी, चाहे कोई भी चीज हो उसमें। पुराने चरखे, अबे घर में एक चरखा चलता था तो अपने आप में ऐसा लगता था कि जैसे एक जीवंत वातावरण है। आजकल लोग बाग फोन को लेके कोने में खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या कैसे। मतलब मुझे बड़ी बड़ी कई बार हैरानी होती है कि किस ओर हम जा रहे हैं। तो जिसे हम जनरेशन गैप के नाम से जानते हैं, बिल्कुल उस पे आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आ, ये ये बदलाव मेरे वैसे अब सबके रेडियो, जीवन, हाँ जी, ये मेरे पूरा रेडियो का, कलेक्शन। ये रेडियो है, सारे रेडियो हैं। इसमें देखो म्यूजिक सिस्टम भी है, कई चीजें हैं। मैं हम एक रेडियो चाहेंगे कि बजाने विनय की जी आप थोड़ा सा हाँ कुछ हमारे को सुनाएं। हाँ, वही मत, इसको एक रेडियो देखें। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रेडियो रही की आवाज है, आ बहुत ही सुंदर। और हम ये बाइस्कोप है, बहुत सुंदर। ये पुराने बचपन में आपने देखे होंगे। हाँ जी, ये म्यूजिक सिस्टम पुराना, पुराने समय का है। बहुत ही सुंदर। ये पुराने कैमरे हैं। बहुत ही काफी कैमरे हैं, अलग अलग समय के, अलग अलग दौर के, आपने पूरा अतीत को यहाँ पर संजो के रख रखा है, अतीत हमारे का, को पता अतीत है। का। ये पुरानी लालटेन है जो कभी रेल, बड़ी सारी रेल को भी रोक लेती थी। बिल्कुल सही बात है। ये मेरी कच्ची घोड़ी है जिसको पहनकर मैं कई प्रोग्रामों में डांस भी करता हूँ। बहुत बहुत ही सुंदर। ये आपकी पुरानी कार भी मैं दिखाता हूँ, एक मेरा बहुत, बच्चा चला रहा है इसको। क्या बात है। ये उस जमाने में ये बड़ा ही कि एक बड़ा ही पॉपुलर कल्चर था कि पुरानी जब राजा महाराजाओं के लिए गाड़ियां आती थी तो उनके साथ में हाँ हाँ, उनके बच्चों के लिए ये गाड़ियां आया करती थी। इन्हें पैडल कार्स कहा अच्छा जाता अच्छा था। इन्हें अच्छा अच्छा। पैडल कार्स कहा हाँ जाता हाँ, था। और ये बड़ा ही जैसे आप इधर इनको संग्रह कर रहे हैं, वैसे ही बाहर देशों में, विलायत में भी इनको बड़ा ही संभाल के रखा जाता है। तो जनरली अच्छा अच्छा। पहले जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो अपनी हाँ, कंपनीज में बच्चों के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी ना ये शौक पैदा करने के लिए अपनी पैडल कार्स बनाते थे। अच्छा ये अच्छा अच्छा बड़ा ही अच्छा। ये जान, इंटरेस्टिंग चीज आपने संभाल के रख रखी है। ये मुझे नॉलेज में नहीं थी आपने, पर हमारी कार तो ऐसी हुआ करती थी। देखो ये क्या कार बात होती है। थी हमारी, ये हमारी कार होती थी। हम तो इन कारों से खेले हैं, अब ये कारें तो कहाँ राजा महाराजा। बिल्कुल सही बात है। फिर फिर मेरे जो पेपरमैन के इंस्टॉलेशंस हैं,
हाँ जी, किस तरह मैं पेपरमैन को समाज के सामने नए रूप में करता हूँ, प्रदर्शित करता हूँ। हाँ जी, ये पेपरमैन पुरानी और नई संस्कृतियों का एक मिलान, कंप्यूटर बिल्कुल। के साथ पेपरमैन काम कर रहा है। ये इसराज है, इसराज यंत्र है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इसको हाँ इस जी, तरह से बजाया जाता था। ये जो ग्रामोफोन है, ये बहुत बड़ा ग्रामोफोन है। हाँ जी, ये रेयर ग्रामोफोन है। ये ऐसे ग्रामोफोन जनरली मिलते नहीं है, छोटे तो बहुत मिलते हैं, हाँ जी, पर ये कम से कम 3 गुना जो ओरिजिनल ग्रामोफोन होते हैं ना, हाँ जी, ये जैसे ये ओरिजिनल है, ये छोटे वाले, बहुत ही सुंदर। इनसे ये ये मेरा क्रिएशन का सेंटर है, जहाँ मैं क्रिएट करता हूँ। नीचे मेरा अध्यात्म है और बहुत ही सुंदर। ऊपर मैं इन सब चीजों को क्रिएट करता हूँ। ये मेरी सारी ड्राइंग्स हैं। सो हम चाहेंगे विनय जी आप ही थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये कार्य आपका ही आर्ट है, आप ही की, आप इस पे नीचे वाले में तो मैं आपका सहयोग दे सकता था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मैं आपको बताऊं, मैं अपना सरफेस खुद तैयार करता हूँ। पेपर मेरे अपने खुद के बनाए होते हैं, और इन पेपर पर मैं जनरली जो राजस्थान के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे राजस्थान की पहाड़ियाँ, अब मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, जब भी आपके पास समय हो आप पधारें और स्टूडियो को विजिट करें, क्योंकि आप खुद आके विजिट करेंगे तो फिर इसका मजा कुछ अलग ही होता है। मैं आपकी तरफ से सभी आर्टिस्ट गणों को, और जो भी लोग जब भी जयपुर विजिट करें तो विनय जी के स्टूडियो में जरूर आइए। हाँ, और इसका एक छोटा सा अंश हमने आप लोगों को आज विनय जी के स्टूडियो के थ्रू दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, कार्टिस्ट फेस्टिवल में हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस मिशन के लिए खासकर, जो आपने ऑटोमोबाइल के थ्रू कला को जोड़ा है, मैं आपको हृदय से और सभी कलाकारों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निरंतर आप करते रहिए, हमारा जो भी सहयोग आप चाहेंगे हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।